जिले के नरखेड़ तालुका में दलित सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद बंसोड़ की हत्या है या आत्महत्या है, ये बात फिलहाल जांच का विषय है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अंबेडकर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष अशोक मेंढे जी। इनसे इस विषय में बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या इनको लगता है कि नरखेड़ में जिस तरह से घटना हुई है, जो एक हत्या कहा जा रहा है उसे आत्महत्या बताने की कोशिश की जा रही है, क्या उनकी नज़र में वो चीज़ है। सर अशोक जी, सबसे पहले बीचों विस्तार में आपका स्वागत है। और नागपुर जिले के नरखेड़ में एक ऐसी घटना हो जाती है जहां एक दलित कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है, आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जाती है, आपके नज़र में क्या है? देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस घटना के बारे में अखबारों में आया है, महाराष्ट्र की जनता को भी ये मालूम है कि ये घटना घटी है। यह जो घटना घटी है, थड़ी पौनी जो गांव है, यह इस प्रदेश के गृह मंत्री अनिल जी देशमुख का निर्वाचन क्षेत्र है। और माननीय अनिल जी देशमुख जी का जो मूल गांव है वड़वीरा, यह गांव वहाँ से केवल 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यह घटना घटी। अनिल जी देशमुख जी का कहना है कि इस घटना में उनका कोई हाथ नहीं, वे पीड़ित को न्याय दिला के ही रहेंगे। हम उनकी इस बात पर विश्वास करते थे, लेकिन सारा जो घटनाक्रम अगर देखा जाए तो उनकी बात पर विश्वास करने लायक एक भी बात उनसे नहीं हुई। पहला तो ऐसा है कि ये घटना उनके निर्वाचन क्षेत्र में हुई, उनके जन्म गांव से 3-4 किलोमीटर के दूरी पे हुई। उसके बावजूद भी वो इस घटना स्थल पर आज तक नहीं गए। पिंपलधरा जो गांव है, पीड़ित का जो परिवार है, वो भी उनके गांव से मुश्किलन 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। बावजूद उसने वो सारी जगह प्रवास कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित के परिवार को मिलने आज तक वो वहाँ नहीं गए। इसलिए लोगों को शक है। और ये हत्या का मामला होते हुए भी जिस तरह से आत्महत्या का मामला बनाया जा रहा है, इसके पीछे सारा जो षड्यंत्र है वो अनिल देशमुख जी के हाथ होने के सिवा ये षड्यंत्र कामयाब नहीं हो सकता। 27 मई को दिन दहाड़े सामने स्टेट बैंक है सर, उसके सामने ऊर्जा एजेंसी है, और वो रास्ते पे ये घटना घटी। सब लोगों ने देखा, कई साक्षीदार होंगे इस घटना के। बावजूद इस घटना की 27 तारीख को जब रिपोर्ट देने गए, अरविंद जी का जो मित्र था गजानन राउत और उसका परिवार जब जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन में गए, तो जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन ने इसकी FIR दर्ज कराने से इनकार किया। ये पहली बात। दूसरा कि जो आरोपी है मिथिलेश उर्फ मयूर जो है बंडोपंत उमरकर, इनके पिताजी स्वयं राष्ट्रवादी के जिला उपाध्यक्ष है और यहाँ के जिला जनपद के वो उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी मम्मी जो है वो राष्ट्रवादी की ग्राम पंचायत थड़ी पौनी जो है उसकी सरपंच है। स्वयं ये जो उमरकर है, मिथिलेश उमरकर, ये भी नरखेड़ पंचायत समिति में राष्ट्रवादी के पैनल से चुना गया है। ये सारा जो मामला है, इसलिए हमारा सीधा आरोप है कि अनिल देशमुख जी का वहाँ नहीं जाना, पुलिस ने 302 का मामला वहाँ दर्ज नहीं करवाना, इससे सीधा जनता को लगता है कि इसके पीछे अनिल देशमुख जी का हाथ है, वो आरोपी को सपोर्ट कर रहे हैं। 27 तारीख की घटना घटी, 29 तारीख को अरविंद जी की मौत हुई। उसके बावजूद भी ये 2 दिन का जो समय था, आरोपी जो मिथिलेश उमरकर है इसको अटक नहीं की। वो आज भी खुला घूम रहा है। उसको एंटीसेप्टिक बेल कैसे मिले, इसका सारा प्रोविजन यहाँ के पुलिस प्रशासन ने किया है, ऐसा हमारा आरोप है। तमाम संगठन जो दलितों के लिए काम कर रही है वो ये मांग कर रही है कि इस घटना की जांच CBI को सौंप दी जाए। आपका क्या मांग? हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस का जिस तरह इस मामले में रवैया रहा, हमारे जो गृह मंत्री है प्रदेश के, बम्बई में अभी एक अच्छे होनहार जो हमारे ये है, क्या कहते हैं उसको, अभिनेता है, सुशांत सिंह राजपूत की ने आत्महत्या की। सुशांत राजपूत की बम्बई में आत्महत्या होती है, उसकी आत्महत्या के पीछे कौन है, इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए स्वयं माननीय अनिल जी देशमुख रोज इंटरेस्ट ले रहे हैं। कई बार टीवी पर आ चुके हैं
कि हम लोग सुशांत की आत्महत्या के लिए जो जवाबदार लोग हैं उनको बख्शेंगे नहीं, ऐसा 10 बार टीवी पे आके कहते हैं, लेकिन अरविंद बंसोड़ की हत्या के बारे में नहीं कहते। वो कुछ भी कहने से इनकार करते हैं, वो बोलते ही नहीं। अपने गांव के नजीक घटना हुई साथियों, और उसके बारे में वो बोलते ही नहीं। इससे हमारे सब समाज के मन में क्या संदेशा जाएगा कि अनिल देशमुख जी कहीं ना कहीं इसमें इंटेंगल है, इसलिए वो सारे देश की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन अपने गांव के नजीक एक दलित कार्यकर्ता की, एक अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता की, एक अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता की जो MA पढ़ा लिखा था और कुछ तो भी करना चाहता था अपने लिए भी और समाज के लिए, ऐसे कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या होती है मंडोपंत उमरकर के गैस एजेंसी के सामने, और अनिल जी देशमुख इस पर कुछ भी कहते नहीं। इसलिए वो उनके रहते यह जांच जब तक CBI को नहीं जाती तब तक शायद उसको न्याय मिलेगा, ऐसा किसी को भी नहीं लगता। मैं और एक बात साफ कहना चाहता हूँ कि CBI को जी हुई जांच से न्याय मिलेगा ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन CBI से अगर जांच दी गई तो न्याय मिलने की संभावनाएं बढ़ती है। यहाँ तो संभावनाएं है ही नहीं। इस जांच के आधार पर जो महाराष्ट्र पुलिस ने जो जांच की है, जो FIR तैयार किया है, उसके आधार पर मिथिलेश उमरकर और उसके साथियों को 1 दिन की भी सजा मिलना नामुमकिन है साथियों। इसलिए CBI की जांच जो माननीय बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जी ने की है, समता सैनिक दल ने की है, भीम आर्मी ने की है, और अन्य बहुत सारी संगठनाएं जो कह रहे हैं कि CBI की जांच के बिना अरविंद बंसोड़ परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, यही हमारी भी मान्यता है। और इसलिए हम भी कहते हैं, बार बार कहते हैं, सरकार से निवेदन दे रहे हैं। कल ही हमने सरकार को फिर से एक बार रिमाइंडर दिया एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और कहा है कि इसका CBI की जांच होना चाहिए। अनिल देशमुख जी को लगता है कि मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, तो उन्होंने कल उठा के ये मांग जो मान्य करनी चाहिए और CBI को जांच सौंप देनी चाहिए। हमारा कोई कहना नहीं है, अनिल देशमुख पर बेवजह आरोप नहीं करेंगे। जिस दिन वो CBI को जांच, हम उनसे माफी कहेंगे कि भाई हमारा कहना गलत था, आप सही थे, लेकिन बशर्ते कि वो CBI को इसकी जांच सौंपे। नागपुर जिले से एक और कद्दावर नेता आते हैं, नितिन राउत जी, जो फिलहाल ऊर्जा मंत्री भी है, नागपुर जिले के पालक मंत्री भी है, कांग्रेस के SC/ST अध्यक्ष भी है। इनकी भूमिका पर आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये बड़े नेता है और दलित समाज से आते हैं? देखो भाई, वो मुझसे बड़े हैं, पार्टी हमारी कोई भी हो, लेकिन हम उसको बड़ा भाई मानते हैं। मैं मूवमेंट का कार्य करता हूँ, वो भी इसी मूवमेंट से बड़े हुए हैं। उनका जो नाम है इसी अम्बेडकर मूवमेंट का कार्यकर्ता नेता करके माना जाता है। उनसे हमारी बहुत अपेक्षा थी कि इस प्रकरण में वो शरद पवार से टकरा रहे कि शरद पवार जी संरक्षण मंत्री रहे हुए, उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, शरद पवार जी की गलती है। मैं कहता हूँ भाई, शरद पवार जी की गलती और देश सब जो करना है वो होगा, लेकिन आप जिस जिले के पालक मंत्री है, आपके पालक मंत्री रहते हुए और अनिल देशमुख जी के वहाँ गृह मंत्री रहते हुए एक अम्बेडकरी कार्यकर्ता के हत्या की जो गुत्थी है वो नहीं सुलझ रही, तो ये पालक मंत्री के नाते आपको पूरा अधिकार है। आप भी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से, सूबे के मुख्यमंत्री से गुजारिश कर सकते हैं कि ये जो केस है, ये केस CBI को जांच के लिए सौंपना चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बड़े भाई और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के साथ साथ उनके पास और एक दायित्व है कि वो कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उन्होंने इस बात का जरूर संज्ञान लेना चाहिए था कि मैं मेरे भाइयों को न्याय दिला सकूं, लेकिन इस दृष्टि से उन्होंने शायद अभी तक कोई पहल नहीं की। लेकिन मेरा फिर से इस माध्यम से भी हाथ जोड़ के उनसे अनुरोध रहेगा कि वो अपनी पार्टी बुला के, अपने पार्टी की लाइन बुला के, अपने सत्ता की लाइन बुला के, समाज के नाते वो इस आंदोलन में कूद पड़े, वो सरकार में लड़े। हम जमीन में उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। अगर उनकी बात सरकार नहीं मानती है तो वो सरकार में लड़े, हम उनके साथ पीछे खड़े रहने को हमारी पूरी तैयारी है। हम ना नहीं कहेंगे। शरद पवार से टकराने से अच्छा है कि गृह मंत्री से टकराए अनिल देशमुख से, और कहे कि नहीं मैं मेरे आदमी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। आप कुछ भी कर ले, मुझे ये मंत्री पद गंवाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा उन्होंने आज तक नहीं किया। इसका मुझे दुख है। यूपी में विकास जाटव नाम की गोली मारकर हत्या हुई हसनपुर क्षेत्र में, यूपी के, हमको उसका खेद है। हम भी उस पर पत्रव्यवहार कर रहे हैं। माँ किसकी सरकार है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
हम स्वयं भी पीडीएम के कार्यकर्ता, उससे पत्र व्यवहार जारी है कि उसको वहाँ न्याय मिलना चाहिए, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। यह घटना 7 मई को हुई। 7 मई को जैसे घटना हुई, 10 मई को माननीय नितिन जी राउत जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष के नाते, मंत्री के नाते नहीं, अध्यक्ष के नाते योगी आदित्यनाथ जी को एक खत लिखा कि 25 लाख का मुआवजा विकास जाटव के परिवार को मिलना चाहिए। भाई, यूपी में घटना घटी, हमें अच्छा लगा कि आप राष्ट्रीय नेता होने के कारण कांग्रेस के, आपने यूपी में जो घटना घटी अत्याचार की, उसकी भी आपने दखल ली। हम आपका अभिनंदन करते, स्वागत करते कि आप ऐसे ही अन्य अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन आप जिस जिले के पालक मंत्री हो, उस जिले में और नागपुर से केवल 100 किलोमीटर पे जो घटना घटी, आपने उस पीड़ित को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की कोई पहल आज तक महाराष्ट्र सरकार ने नहीं की। आप स्वयं दे सकते, हमको तो मांगना पड़ता है कि इसको देना चाहिए, 2 लाख देना चाहिए, 5 लाख देना चाहिए, लेकिन मंत्री होने के नाते ये अधिकारी आपके पास है कि आप उसको 25 लाख का मुआवजा दे सकते हैं, लेकिन आपने ऐसी पहल नहीं की। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई से अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से कि वो अभी भी समय नहीं गया, इस आंदोलन में वो कूद पड़े, सारी जनता उनके साथ आने को तैयार है, वो किससे डरे नहीं, सरकार में लड़े, जमीन पे हम उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है। और इसकी जो न्यायालयीन जो है लड़ाई है, वो समता सैनिक दल लड़ रहा है, वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ रही है, तो हर एक जन अपने अपने फील्ड पे, हम जमीन पे लड़े, वो नितिन जी सरकार में लड़े, आकाश मुंजी समता सैनिक दल, भीम आर्मी, ये जो है न्यायालय में लड़े, वो न्यायालय में लड़े, मतलब हर तरफ से ये लड़ाई लड़नी चाहिए। हम सब लोग अलग अलग नहीं रहेंगे, एक साथ रहेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने एक मांग की है कि जो गवाहदार है गजानन राउत, उसे आरोपी बनाया जाए। ये पक्ष को लेकर आप क्या कहोगे? ये पक्ष को लेके मेरी राय थोड़ी सी भिन्न है। वैसे मैं वकालत नहीं करता, वकील हूँ भी नहीं, लेकिन आदरणीय प्रकाश जी आंबेडकर ये एडवोकेट है, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस घटना का जो एकमेव जो किरदार है, गवाहदार है, वो गजानन राउत है। क्योंकि उस समय गजानन राउत ही घर से निकले थे, दोनों वहाँ थड़ी पौनी के ऊर्जा गैस एजेंसी के पास गए और वहीं वो घटना हुई है। तो उस समय गजानन राउत ने ही ये सारा वाकया देखा है और उसने सारा बताया है, सारे चैनल को उसने बताया है कि नयन उमरकर, मिथिलेश उमरकर, इन्होंने ही पीट पीट के उसको मरते दम तक पीटा है। और वो जब उसको दवाखाने लेके जा रहे थे तो उसको पीटने से इनकार किया और वो स्वयं उसको दवाखाना ले गए हैं। ऐसे हालत में एक में प्रत्यक्षदर्शी गवाह है गजानन राउत। अगर उसको भी अगर आरोपी बनाया गया है तो इस केस में एक डायरेक्ट एविडेंस जो गजानन राउत है वो भी खत्म हो जाएगा और फिर तो पहले ही स्टेज पे, चार्जशीट के स्टेज पे ही यह केस खत्म हो जाएगी और मिथिलेश उमरकर को कोई सजा नहीं होगी, वो पहले ही बरी हो जाएगा, चार्जशीट ही इसकी रिजेक्ट हो सकती है। तो प्रकाश आंबेडकर आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। नहीं कहूँगा क्योंकि वो भी वकील है ना, मेरे से ज़्यादा जानकार है, मेरे से बड़े हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा हुआ, जिस दिन गजानन राउत को आरोपी बनाया गया उस दिन इस केस का प्रत्यक्ष जो साक्षीदार है वो खत्म हो जाएगा और फिर तो केस तो लड़ने की बात छोड़ो, चार्जशीट जिस दिन पेश होगी उसी दिन ये चार्जशीट रद्द हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, आरोपी की मांग को मंजूर किया जा सकता है। आप ये कह सकते हो कि जो मांग की जा रही है वो गलत है प्रकाश आंबेडकर के द्वारा? हाँ, वो इस केस को न्याय दिलाने के लिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के समर्थन में नहीं है, ऐसी मेरा कहना है साहब। नागपुर से एक नेता आते हैं जोगेंद्र कवाड़े, तो उनकी भूमिका के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि ये भी जो है एक दलित नेता है, उनका समाज में एक वर्चस्व है, लेकिन ऐसे जब घटना होती है तो सामने नहीं आते हैं, तो आपको क्या कहूँ? देखो, माननीय कवाड़े जी बड़े नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि कभी कभी हमने उनके हाथ के नीचे मूवमेंट में काम किया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो क्यों इस बारे में चुप है। वो भी अभी तक पीड़ित परिवार से नहीं मिले, कहीं पर भी जाके, ना नागपुर में मिले ना पिंपलदरा में गए। क्या वजह है मुझे नहीं समझ में आ रहा। अरे एमएल से मिलनी है तो मिलेगी ना, और नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा। 2 खासदार की पेंशन अभी भी है, एक एमएलसी की पेंशन है, कॉलेज की पेंशन है, बहुत पैसा घर में आता है,
इस एक और फिर से एमएलसी के पद के लिए आपका चुप रहना हमें जरा चुभता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उनका विरोध इसलिए नहीं करता कि वो मेरे बड़े भाई है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई से भी अनुरोध रहेगा कि वो चाहे उनको कांग्रेस की सरकार एमएलसी दे या न दे, लेकिन वो भी इस आंदोलन में कूदे। हम उनके भी नेतृत्व में काम करने को तैयार है। दूसरे हमारे छोटे भाई है प्रकाश जी गजभिये, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं इस आंदोलन में कूदा। आप देखते हो कि प्रकाश जी गजभिये आए दिन टीवी चैनल में कहीं ना कहीं अखबारों में इंटरव्यू देते हैं कि यहाँ ये हुआ वहाँ हुआ, लेकिन प्रकाश जी गजभिये नागपुर में भला ही रहते हैं, लेकिन उसका जो है ये क्षेत्र है, काटोल नरखेड़ उनका कार्य क्षेत्र है, लेकिन वो भी इस पे चुप रहे। वो ना अभी तक वो भी स्वयं कभी गए नहीं वहाँ पर, इसका भी मुझे खेद है। मैं फिर भी उनसे भी अनुरोध करूंगा कि भाई कुछ भी हो, चलो इस बार हम लोग सब इकट्ठा आते हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। हमारी पार्टी कुछ भी रहे, हमारा नेता कोई भी रहे, लेकिन हमारे एक भाई पे अन्याय अत्याचार हुआ है, उसकी हत्या हुई है, इसलिए हम लोग सब अपने जो अंतर्गत विरोध है उसको भूल के हम लोग सब एक आएंगे, ऐसे हमारी अपेक्षा है। अशोक जी, आप भाजपा से आते हो, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो और महाराष्ट्र में सरकार त्रिकोणीय सरकार है, मिलीजुली सरकार है, तो इसलिए आप इस विषय में ज़्यादा दिलचस्पी दे रहे हो कि सरकार पर प्रेशर बनाया जाए? नहीं, आपने सही सवाल पूछा भाई। हमारे एक मित्र है जो मुझसे बहुत खफा है आजकल, एडवोकेट मनपे जी, जो इस केस को, अरविंद बंसोड़ की केस को न्यायालय में ब्रीफिंग करते रहते हैं, आकाश में उनको मदद करते रहते हैं। उन्होंने एक फेसबुक पे मुझे कहा कि भाई गजराज जाटव की हत्या हुई, एक फेसबुक नोट्स ही भेजा उन्होंने, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे और बाकी प्रकरण को आप चिल्ला रहे क्योंकि आप बीजेपी की वहाँ पर सरकार है। भाई ये जो शिवपुरी जिले के आसपुर गांव में गजराज जाटव की 7 मई को हत्या हुई है और उसको भी आत्महत्या का स्वरूप दिया जा रहा है, ये पक्की बात है। तो हमारा दायरा तो बहुत कम है, बावजूद हमारे कार्यकर्ता, ये जो शिवपुरी है ये झांसी से 200 किलोमीटर दूरी पे है, नजीक नहीं है ये गांव, फिर भी हमारे कार्यकर्ता गए, हमने वहाँ का एफआईआर की कॉपी मंगाई, इंक्वेस्ट पंचनामा की कॉपी मंगाई, स्पॉट पंचनामा की कॉपी मंगाई और सरकार से मांग की, मध्य प्रदेश सरकार के, कि इसको जहाँ से फांसी पे लटकाटा उसको जब आपने उतारे थे तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए नियम के अनुसार। तो आपने जो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसको वीडियो रिकॉर्डिंग को आप पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो साथी वहाँ गए हैं उनका कहना है कि वो जो झाड़ की जो डाली जिसको लटकाए हुए बताया गया है उसकी ऊंचाई जो है 5.5 फुट से ज़्यादा नहीं है, और ये गजराज जो जाटव है इसकी ऊंचाई 6 फीट है। 6 फीट का आदमी 5.5 फीट की ऊंचाई के अगर पेड़ को लटके तो उसको फांसी लगना नामुमकिन है। तो ये भी बनाई केस है, उसकी हत्या की गई है। वहाँ के केपी सिंह वहाँ के एक दबंग एमएलए है, उसके कारण, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वहाँ अम्बेडकरी जनता कोई मूवमेंट करे, उसका बहुत दबदबा है, दबंग एमएलए है, और उसके कारण ही वहाँ पर भी इस हत्या के केस को आत्महत्या का स्वरूप दिया जा रहा है, हम उस पर लड़ रहे हैं। दूसरी एक घटना हुई, बिहार का नवादा जिला है, नवादा जिले में वारसलीगंज नाम का एक शहर है, छोटा शहर, जैसे नागपुर जिले में उमरेड है, उसमें एक मूर्चालक नाम की बस्ती है। वहाँ पर भी मोहम्मद इरफान और उसके साथियों ने उस गांव पे, दलित बस्ती पे हमला किया सीधा, और 2 लोगों को फायरिंग में मार डाला और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और वहाँ एक जाति के नहीं, अनुसूचित जाति वर्ग की जो छोटी छोटी अनेक जातियां उस बस्ती में रहती थी, सब पे हमला बोल के 2 लोगों को मार डाला। उसकी भी जांच, वहाँ पर भी जेडीयू की सरकार है, भाजपा की मिलीजुली सरकार है, लेकिन उस प्रकरण का भी हम लोग लगातार पत्राचार जारी है। आप कभी हमसे मिले तो वो पत्राचार किसी को भी हम लोग बताएंगे कि हम लोग रोज उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, वो अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जो सारी जो घटना है साथियों, वो किसकी पार्टी वहाँ राज करती है, हमें उससे कोई लेना देना। पीडीएम के नाते मैं भाजपा का अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन एक सामाजिक संगठन भी चलाता हूँ। वो सामाजिक संगठन का पहली जो हमारी जो है प्रायोरिटी है वो मेरा समाज है, जिस समाज से मैं पैदा हुआ हूँ। मतलब मेरी जाति का नहीं बोल रहा हूँ, समाज का अर्थ है अनुसूचित जाति वर्ग की सारी जाति पे कहीं पर भी अन्याय हुआ तो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं पहले खड़ा रहूंगा, अपने समाज के साथ खड़ा रहूंगा। मेरी पार्टी चाहे कुछ भी कहे, मेरे पार्टी की लाइन कुछ भी कहे। अगर इस केस में भी मेरे पार्टी की लाइन गलत होती तो शायद मेरी पार्टी मुझ पर कार्रवाई करती, क्योंकि मैं
बिहार के जो घटना घटी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, एमपी में जो घटना घटी उसके खिलाफ भी मेरी सारी लड़ाई है, लेकिन मैंने किसी लड़ाई को छोड़ा नहीं है। अब बहुत बात है कि मैं मीडिया में नहीं रहा, फेसबुक अभी अभी ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में सारा रिकॉर्ड है। मेरी पार्टी की भी जब कभी एक लाइन गलत रहेगी मैं वो किया थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 2014 के इलेक्शन में के लिए एक दलित सम्मेलन हुआ था नागपुर के इंदौरा मैदान में, और उस मैदान में सारे दलित समाज ने अपनी छोटी छोटी बातें कही थी। कोई तो भी रविदासी समाज का कह रहा है कि हमको गुंठी प्रायोरिटी से नहीं मिली दुकान लगाने के लिए, खटीक समाज ने कहा कि जो बकरा काटते तो 10 रुपये वहाँ लगता है उसका 5 रुपये करना चाहिए, मातंग समाज ने कहा कि अन्नाभाऊ साठे जी का बड़ा ये स्मारक बनना चाहिए। मैंने मंच में उसमें मैं प्रमुख वक्ता था, मैंने कहा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और अभी के विरोधी पक्ष नेता माननीय देवेंद्र जी और सारा पक्ष नेतृत्व वहाँ खड़ा था, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरी अपने समाज की, मैं जिस महार समाज से आता हूँ उसकी कोई मांग नहीं। मैंने पार्टी नेतृत्व से कहा उसकी एक ही मांग है कि ये बच्चा जब अपनी माँ के पेट में गर्भधारण करता है तब से उसका एक ही ख्वाब होता है, उसकी माँ कहती है कि भाई तू जब बाहर आएगा तो तेरे को सम्मान से जीना है। तब मैंने कहा कि इन सब की मांगों को मैं समर्थन करता हूँ, सबकी लड़ाई में मैं साथ रहूंगा, वो कोई भी अनुसूचित जाति का समाज रहे, लेकिन मेरे अपने इस महार समाज की कोई मांग नहीं है आपके समक्ष मैं जाहिर करना चाहता हूँ। लेकिन एक मांग है, मेरा समाज केवल सम्मान के लिए जीता है और सम्मान के लिए ही मरता है। मेरे समाज को और कुछ नहीं मिला तो चाहिए आपकी सत्ता आने के बाद, तब सत्ता नहीं आई थी, हम लोग विरोध में थे, लेकिन सत्ता आने के बाद कुछ नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन अगर कोई अपमान की घटना घटती है तो इतना पक्का समझो कि मैं इस पार्टी को एक लात मार के बाहर जाऊंगा। ये मैं उस समय भी कहा था और आज भी आपके सामने कह रहा हूं। अपने समाज के सम्मान के साथ कभी भी हम लोग ये नहीं करेंगे, सत्ता के लिए नहीं जी रहे हम लोग, समाज के साथ जो उदित राज के साथ जो हुआ उसको क्या कहोगे? जिस तरह से 5 साल वो रहे, उनके बाद उनको निकाल दिया गया पार्टी से, पार्टी विरोधी गतिविधि के साथ निकाल गया। अगर कोई समाज का व्यक्ति है वो आवाज चढ़ाता है तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है, ये उदित राज का उदाहरण है। देखिए उदित राज जी का जो भाजपा प्रवेश है उसके लिए उदित राज जी ने मुझसे ही कहा था कि मुझे भाजपा ज्वाइन करना है। मेरा भाजपा प्रवेश कब तय कर रहे हो ये भी उदित राज जी ने मुझे बार बार कहा है, एसएमएस है मेरे पास अभी भी। उसको पार्टी की जो हमारी रसीद होती है ना ज्वाइनिंग की, मुख्य कार्यालय में हजारों कार्यकर्ता थे, लेकिन वो पार्टी की रसीद फड़वाने के लिए मैं और उदित राज जी अंदर में थे, 2 ही गए थे। मैं उदित राज जी के साथ रहा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं देखा उदित राज जी को हाथरस से जो टिकट मिल रही थी, घोषित हुई थी, दिल्ली से अनिता आर्य को टिकट मिल रही थी जहां से ये खड़े थे और खासदार चुन के आए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं हाथरस का करके क्या राज्यसभा एक खासदार बन के क्या करूंगा, मुझे दिल्ली से मिलवाएं। तो बड़ी मुश्किल से अनिता आर्य की टिकट काट के, एक बड़ी कद्दावर नेता थी, उसकी टिकट काट के उदित राज जी को दिल्ली से हमने चुनाव लड़वाया, सांसद बने। उनका कहना था कि मुझे मंत्री बनाओ, एक ही बार उनकी एक ही रट थी, समाज की कोई मांग उन्होंने वहां नहीं रखी, पार्टी के सामने तो एक ही मांग रखी कि मुझे मंत्री बनाना है। और वहाँ तकलीफ ये थी पार्टी की कि वहाँ पर वो 7 MP होते हैं दिल्ली में, प्रदेश में, और वहाँ से एक आधा मिनिस्टर बनता है, और वहाँ से पहले से मिनिस्टर बने थे, इसलिए उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो ये समाज के हित में बाहर नहीं आए, ये जो आए ये इनको मंत्री नहीं बनाया गया, इसके लिए ये बाहर आए। कभी उनका अपना हमारा आमने सामने डिबेट हो जाए तो हम लोग आपके चैनल पे उससे बात करने को तैयार है। बीजेपी को समाज के द्वारा कहा जाता है कि ये संविधान को नहीं मानता है, कई बार ऐसे होते हैं, बीजेपी के खुद नेताओं ने कहा है कि हम संविधान बदलने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम संविधान बदलेंगे, कई बार ये बात हुई है। तो ऐसे नेता जो बीजेपी में काम कर रहे हैं संविधान के विरोधी और आप संविधान के समर्थन कहते हो, तो इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूँ हेडगे जी की, कर्नाटक के जो मंत्री। देखो यहाँ पर अनेक नेता है पार्टी में, अपनी अपनी राय रखते हैं, उनकी ये व्यक्तिगत राय होती है, लेकिन हमारे पार्टी की राय ऐसी नहीं है। 5 साल पिछले 5 साल के थे, आप ऐसा एक वाकया बता दो कि पार्टी ने संविधान के किसी भी धारा को
बदला है और जो अनुसूचित जाति के विरोध में है, अनुसूचित जाति का नुकसान कर रही है। ऐसी एक भी धारा कोई बता दे विरोधक को कि ये सत्ता में आने के बाद संविधान की इस धारा को इन्होंने पलटा है। सर, इसी बीच संविधान के प्रतीक को भी जलाया गया दिल्ली में, उन पे भी कार्रवाई हुई। अब जब मैं अगर यहाँ कुछ करता हूँ तो आज मुझे और आपको कौन रोकेगा, लेकिन पता चलने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम कहेंगे कि ये लोग संविधान के विरोधी है। उल्टा एट्रोसिटी एक्ट बहुत कमजोर था, 89 में बना था, लेकिन इसके बाद 2015 में पहली बार हमने अमेंडमेंट किया कि और कुछ घटनाएं हैं जैसे मुंडन करना, ये नहीं आता था कुछ खिलाफ, तो 11 जो एक्टिविटी है वो भी एट्रोसिटी में हमने डाली है। मतलब जो कायदा कमजोर थे उस कायदे को इस समाज के हित में मजबूत करने का ही काम इस सरकार ने किया। और हम जब कहते हैं, बड़े मुझे दुख होता है कि सफदर नागौरी जो सिमी का महामंत्री था, 2001 में नागपुर आया था, उसने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और ये कहा था कि अगर मेरी सरकार आती है, मुसलमान अगर इस देश में राज करेगा तो यह शरीयत चलेगी, हम लोग संविधान को नहीं मानेंगे। ये खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सफदर नागौरी ने कहा था। तब देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी था। आज जिस देश में जितने भी आतंकी संगठन है ना, उसकी जो मूल जननी है वो सिमी है, और सिमी के प्रमुख महामंत्री होते हुए उसने ये स्टेटमेंट कहा, लेकिन किसी भी दलित नेताओं ने उसकी खिलाफत नहीं की, लेकिन पीडीएम ने उसकी जरूर खिलाफत की। आपने ये बात पूछे तो मैं कहता हूँ कि भाई देखो, ये जो हमारे देश का जो संविधान है उसका जो ये प्रियम्बल होता है, ये प्रियम्बल हम लोग आत्मा अनात्मा को नहीं मानते, लेकिन कहा जाता है कि ये उसका जिस्ट है। उसको आत्मा शब्द उपयोग करे या जिस्ट शब्द उपयोग करे, ये संविधान की आईना है। आप संविधान को बदल सकते हैं, लेकिन इस आईने के अनुरूप, इस आईने के में जो दिखता है उसके खिलाफ में जाके आप संविधान की किसी भी धारा को नहीं बदल सकते। ऐसा बाबा साहब का हमेशा कहना था, लेकिन हुआ क्या, इस देश में इमरजेंसी लगी, 1977 में 42वीं घटना दुरुस्ती हुई और इस संविधान की जिस्ट को, मतलब आत्मा को ही बदला गया। आत्मा शब्द मैं उस आत्मा से नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आत्मा को नहीं मानता, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, लेकिन उस अर्थ में कह रहा हूँ कि ये जिस्ट है, उसको ही बदला गया। उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द कहीं नहीं था, लेकिन इस संविधान में के प्रियम्बल में ये धर्मनिरपेक्ष शब्द लाकर इस देश की संविधान की जो आत्मा है उसको ही बदलने का काम इन्होंने किया। इसको क्या कहेंगे हम लोग? तब हमने क्यों नहीं चिल्लाया भाई? इस सरकारों में तो कोई संविधान बदलने का काम नहीं हुआ। कोई कहे तो कि ये धारा बदली है, अगर ये धारा बदली है कोई हमारे संज्ञान में लाके देंगे तो कल हम उसके साथ मिलके हमारी पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत सारी घटनाएं हैं, हम जो थोड़ा सा मालूमात की जो गलत फहमी होती है उससे भी सारा कंफ्यूजन है। जैसा हमने कहा कि 19 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद ढाई गई, तो हमारे अखिल भारतीय रिपब्लिकन मोर्चा खोरीपा के अध्यक्ष उपेंद्र शेंडे जी आज भी है, तब भी थे, लेकिन तब खोरीपा एक ताकतवर थी महाराष्ट्र में। उस समय उन्होंने ये कहा कि देखो आज हमारे दुख का दिन है और इन्होंने बाबरी ढहा के हमारे दुख पे और नमक छेड़ा है, क्योंकि ये बाबरी ढहा के एक उत्सव मना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग काली पट्टी डाल, और उस 92 से काली पट्टी लगा के हम सब लोग उस दिन का निषेध कर रहे थे, बाबरी मस्जिद ढहाने का। हमने मुस्लिम भाइयों के साथ जुड़ गए थे, तब मैं भी लगाता था काली पट्टी। लेकिन 2001 में साथियों, हाँ 2000 जो है 6 दिसंबर 2002 में रमजान ईद आ गई। रमजान ईद यानी हमारे मुस्लिम भाइयों का बहुत आनंद का त्यौहार होता है। वो क्या कहते हैं, सिर खुरमा वगैरह, ऐसा नहीं, नए कपड़े पहनना, सिर खुरमा है ना, वो सारा करके रमजान ईद मनाई जाती है। तो 2002 में रमजान ईद 6 दिसंबर को ही आ गई, तो 6 दिसंबर तो हमारे दुख का दिन था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने कहीं नहीं कहा, ना भाइयों ने कहा, ना नेताओं ने कहा कि भाई आज 6 दिसंबर है।
बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है, सारा अम्बेडकर समाज दुख में डूबा हुआ होता है, कोई जश्न नहीं मनाता, सब मातम ही मनाते हैं। ऐसे दिन हम लोग रमजान ईद को क्यों मनाएं? ऐसा कभी नहीं कहा। हम इतने भावुक हैं कि उन्होंने कुछ कहा तो चले जाते हैं, लेकिन कभी वो हमारे साथ आए क्या? आप कहना चाहते हो कि नालंदा ढाई गई, मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ नहीं है, सरकार के साथ नहीं, आपका ये कहना है? क्या? मुस्लिम समाज नहीं, मुस्लिम समाज लोगों के साथ नहीं है। बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ मैं, एक स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मैं अपने बीजेपी का प्रवक्ता के रूप में यहाँ नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई तो बात बता दे मुझे, जो हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि दलित मुस्लिम की एकता की बात करते हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। हमारे साहित्यकार भाषणों में कुछ भी कहे, लेकिन उसकी वास्तविक हकीकत है, जैसा मैंने आपको एक 6 दिसंबर का उदाहरण बताया। तो आप ये कहना चाहते हो क्या कि मुसलमानों ने रमजान ईद 6 दिसंबर को मनाया तो दलितों ने मुसलमान का फेवर नहीं करना चाहिए, आपका ये कहना है? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने सोचना चाहिए कि जिस दलित ने इतने साथ हमारा साथ दिया, एक ईद को आप उनका साथ देते तो क्या बिगड़ता भाई, है ना? लेकिन ऐसा नहीं किया। और देश में आज भी एक यहाँ का कास्ट हिंदू दलितों पे अत्याचार करता है, ये आम चर्चा का विषय, ये ट्रेंड बना हुआ है ना? ये कहीं पर भी कुछ भी हुआ तो सवर्ण हिंदू को गाली दी जाती है और एक आम चर्चा है, उसमें कोई दो राय नहीं बनती। लेकिन साफ बात ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को नवादा की घटना घटाई, दलित बस्ती पे मुस्लिम भाइयों ने, बंदों ने हत्या ये की, हमला बोला, 2 दलितों को मार डाला वहीं के वहीं हत्या करके। तो हमारे ऊपर तो अत्याचार सबके द्वारा होता है, किसी ने नहीं छोड़ा हमको, जिसकी चली उसने हमारे दलित भाइयों पर अत्याचार किया। लेकिन हमारी चर्चा एक ही रहती है, हम धर्म देख के विरोध की बात करते हैं कि इसने अत्याचार किया तो ठीक है, इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करना, और इसने अत्याचार किया तो नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा इतना ही कहना है। गोवंडी में भी ऐसा हुआ था। देखो, गोवंडी में जो संदेश बुद्ध विहार है, वह भदन संगराज की एजाज लकड़ावाला ने हत्या की। वो बड़ा आंदोलन चला था, चेम्बूर में गोवंडी है देवनार के पास, उसमें संगराज जो ये है बुद्ध विहार, संदेश बुद्ध विहार की जो जमीन है एजाज लकड़ा वाला SRA स्कीम के लिए छीनना चाहता था। लेकिन ये जो भंते जी है, संगराज जी, इन्होंने उसका आखिरी दम तक विरोध किया। आखिर उसकी रात को हत्या की गई, भंते जी की हत्या की गई। इसलिए चेम्बूर और घाटकोपर और बम्बई में 3 दिन बंद रहा कि नहीं, हत्यारों को पकड़ना ही चाहिए। लेकिन तीसरे दिन हत्यारे के रूप में एजाज लकड़ा वाला को अटक जैसे ही हो गई, हमारा आंदोलन बंद, बोले अभी आंदोलन नहीं करेंगे। ये कैसी मानसिकता है कि इसने मारा तो चलता है, उसने मारा तो नहीं चलता। हमारा ये कहना है कि अगर हम अम्बेडकरी कार्यकर्ता है तो हमारे ऊपर अत्याचार करने वाला किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मजहब का हो, हमको पुरजोर उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने क्यों ऐसे समझते हैं हम लोग? जैसे हमने कहा कि भाई हम सब यहाँ कहते हैं ना कि महाराष्ट्र में धर्मांतर चलता है ना ईसाई भाइयों का, तो बड़े प्रेम से कहते, शायद कुछ पैसा देते, कुछ अनाज देते, गरीबों को शायद लालच देके शायद धर्मांतर करवाते होंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये जिलों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल जो है ऑफ इंडिया, NSCN, वो एक अतिरेकी संगठन है। बंदूक के जोर पे हमारे बौद्ध भाइयों का धर्मांतर होता है। आप नॉर्थ ईस्ट चलिए मेरे साथ, इसका मैं आपको पुरावा दूंगा। सरकार क्या कर रही है? सरकार 6 साल से आपकी है? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कहीं नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग सरकारें हैं, नॉर्थ ईस्ट में सरकारें नहीं है। जब यहाँ 2015 में, एक मिनट बस, 2015 में एक सरकार आई, तो 2015 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के साथ समझौता हुआ कि वो वहाँ अतिरेकी मिलिटेंट कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा तय हो गया। तो इसमें माननीय सोनिया जी गुस्सा हो गई, ट्वीट करके कहा कि इस समझौते को मैं नहीं मानती। अरे क्यों भाई? सारे बहुत भाई खुश हो गए कि अगर अतिरेकी अगर अभी सरेंडर हो गए तो अब हमारा जबरदस्ती से धर्मांतर बंदूक की नोक पे नहीं करेंगे। लेकिन वो गुस्सा हो गई, उस समय का ट्वीट है, गुस्सा होने का क्या गरज थे? बौद्धों के हित में हुआ तो
लेकिन वहाँ पर वो होने के कारण जो धर्मांतर की गतिविधियाँ थी वो कम हो गई। लेह लद्दाख में भी वैसा ही है। लेह लद्दाख में भी हमेशा एक दूसरी सरकार रही है। लेह लद्दाख में चलिए आप मेरे साथ, उनसे पूछिए कि कौन से बौद्धों की बहु बेटी सही सलामत है करके, उनकी जनसंख्या क्यों कम हो रही करके लेह लद्दाख से बौद्धों की जनसंख्या, उसका कारण क्यों है मैं बताऊंगा तो शायद अतिशयोक्ति लगेगी, क्योंकि मेरे ऊपर एक बीजेपी का ठपका लगा है, इसलिए मेरी बात को कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन आप चलिए लेह लद्दाख चलिए, नॉर्थ ईस्ट चलिए, आप पश्चिम बंगाल में चलिए, एक कैनिंग सब डिवीजन है। आपने ये सुंदरबन डेल्टा नाम सुना है? देश का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। उस डेल्टा के किनारे बड़ी नदी है, इसका जो पात्र है इतना बड़ा है कि वो उधर इससे नाव से जाना पड़ता है, अभी तक पुल नहीं बना सकती कोई भी सरकार, इतना बड़ा पात्र है। वहाँ पर कैनिंग सब डिवीजन में बहुत सारे गांव है जहाँ आदिवासियों की एससी की सही, लेकिन वहाँ पर हमारी बहू बेटी के साथ उनको फॉरेन में केवल बेचने के लिए भेजा जाता है। अगर नहीं गई तो उसको सताया जाता है, उसमें भी नहीं माने तो रेप किया जाता है, बाद में भी अगर वो नहीं बिकी तो उसको मार दिया जाता है। ऐसी घटनाओं को मैंने 6 महीने जाके पश्चिम बंगाल में देखा है, उन परिवारों के साथ रहा हूँ, उन परिवारों को। और ऐसे पश्चिम बंगाल में इतने साल कम्युनिस्टों की सरकार थी, बाद में ममता की सरकार आई है, लेकिन एट्रॉसिटी की केस नहीं लगी। पहली बार पश्चिम वर्धमान जिले में हमने जाके एक एट्रॉसिटी की केस जरूर फाइल करवा, पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में। मैं एट्रॉसिटी एक्ट ही नहीं मालूम किसी को। ये सारी घटना है, मैं किसी पे आरोप नहीं कहता, मैं अपने भाइयों को, अपने अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों को, अंबेडकर भाइयों को एक साफ संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे पे अत्याचार करने वाली कोई भी सत्ता हो, उसके खिलाफ हमने रास्ते पे आना चाहिए। हमारे खिलाफ अत्याचार करने वाला किसी भी मजहब का आदमी हो, उसके खिलाफ हमने रास्ते पे आना चाहिए। क्यों, हमको जीने का अधिकार नहीं है क्या? हमको जिसकी चली वो मारते रहेगा क्या? तो ये सारा नहीं होना चाहिए। मेरा एक अनुरोध है कि हर अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने की हमारी मानसिकता हो, जिसके खिलाफ लड़ते उसका पक्ष नहीं देखना चाहिए, उसकी सत्ता नहीं देखना चाहिए कि बस मेरे भाई पे अत्याचार हुआ, मुझे लड़ना है। जो सरकार में वो सरकार में लड़े, जो वकील है वो न्यायालय में लड़े, हमारे जैसे कार्यकर्ता रास्ते पे लड़ने को तैयार है। फिर आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो घटना हो रही है देश में दलितों के ऊपर, इसका कोई अंत आपको दिखाई देता है क्या? अभी सॉल्यूशन आपको लगता है क्या कोई? हाँ, मैं यही चाहूँगा कि भाई, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ भी एक समरसता की बात बहुत होती है और समता की बात होती है। तो मैं अपने पार्टी में भी कहता हूँ कि समरसता तभी स्थापित हुई है, ऐसा मैं मानने को तैयार हूँ, जब इस देश का जो है टाटा जो है सबसे बड़ा लोहार है, लेकिन टाटा को कोई लोहार नहीं कहता। एक तो लोहार को टाटा करिए या टाटा को लोहार बने, है कि नहीं? बिंदेश्वरी दुबे सबसे बड़ा सुलभ इंटरनेशनल सुने आपने, सफाई का सबसे बड़ा ठेकेदार है, ब्राह्मीण है। उसको किसी ने बोला क्या ये सफाई पेशा वाल्मीकि सुदर्शन है करके? एक तो उसको सुदर्शन वाल्मीकि बोलो। अगर कर्म के आधार पर ही अगर जात ठहराई जाती है, ऐसा कहा जाता है, तो बिंदेश्वरी दुबे सफाई का सबसे बड़ा ठेकेदार है। उसको बोलो सुदर्शन समाज का है, वाल्मीकि समाज का है, उसको तो हम लोग ब्राह्मण ही कहलाते हैं। टाटा को हम लोग लोहार नहीं बोलते। बाटा सबसे बड़ा चमड़े का व्यापारी है, लेकिन चमार नहीं कहलाता। अगर इस देश में समानता लानी है तो एक तो बाटा को तुमको चमार कहना पड़ेगा या चमार को बाटा का दर्जा देना पड़ेगा। ये जब तक नहीं होता तब तक इस देश में समानता आई, ऐसा मानने वालों में मैं नहीं हूँ साथियों। तुमको नागपुर की बात कह रहा हूँ, दलित मुस्लिम एकता की अगर बात कहते हो तो आप मुकुंद नगर टेका में हमारे साथ चलिए। कल तक हमारे 200 मकान थे, आज 5 मकान भी नहीं रहे। क्यों नहीं रहते? भानखेड़ा में चलिए, भालदापुरा में चलिए, गंजीपेट में चलिए, जहां हमारे इतने सारे मकान थे, आज हमारे दलित भाई वहां से बस्ती छोड़ के क्यों गए? क्या वजह है? भाषणों में हमको माननीय कवाड़े जी और अन्य नेता दलित मुस्लिम तो कहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे भाई वहां से छोड़ के क्यों जाते? हमारा कोई नहीं है। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमारे हम बने रहे, हमारा अपना कोई नहीं है, हम ही अपने बने और सम्मान से जीने का अपना रास्ता ढूंढे। इतना ही मैं अंत में आपके माध्यम से समाज को कहना चाहूँगा। आप कीजिएगा, एक और सवाल आपसे जोड़ देता हूँ। दलित समाज में जो टुकड़े हुए हैं, कई सारे टुकड़े हैं, इसको एक साथ लाने में क्या करना चाहिए? कैसा एक साथ आएगा और समाज दिखेगा? जो
इसलिए एक साथ नहीं आ सकता है, और एक साथ अगर आ सकता है, जैसे मैंने आपने पहला कहा कि हर आदमी में, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, एक मन में संवेदना होनी चाहिए। व्यवस्था बदलने से नहीं चलेगा, आदमी बदलना चाहिए, मन में संवेदना आनी चाहिए कि हाँ उसका दुख दर्द मेरा दुख दर्द है, मेरा दुख दर्द उसका दुख दर्द है। तब कोई भी आदमी किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार करने की बात नहीं कहेगा। इसलिए तथागत का जो तत्वज्ञान है करुणा का, वो करुणा का भाव हर आदमी में जगे, वो चाहे किसी भी मजहब का हो। जब करुणा का भाव हर आदमी में जगेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी किसी के ऊपर अन्याय और अत्याचार करने की सोचेगा। समाज एक साथ कैसे आए? समाज एक साथ आ सकता है, समाज को एक सीखना चाहिए। खासतौर पर नेता यहाँ हमारे यहाँ एक कारपोरेटर बनता है रिपब्लिकन पार्टी में, अगर उसको स्थान नहीं मिला तो वो अपना एक गढ़ बना लेता है। एक कारपोरेटर भी, एक NM कामले, ये कामले जी थे, उन्होंने अपना एक गढ़ बना लिया, मतलब उसको मिनिस्ट्री नहीं मिली, एक विधायक भी अपना गढ़ बना लेता। वो देखता नहीं कि अपनी औकात कितनी है। इसलिए हमारा ये कहना है, हमने कहीं नहीं बनाया कोई गढ़ इतने सालों से, 45 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। किसी नेता ने उठ के हमको नेता नहीं बनाया। रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन में तब नेता अध्यक्ष ऐसा नहीं बनता था कि कोई खोपरागढ़े साहब बनाए या बैरिस्टर गवई साहब बनाए। चुनाव होते थे, बूथ लगते थे। मैं 72 की घटना कहता हूँ। 72 में जब चुनाव हुआ, मैं 8वीं क्लास में था, उसका मैं मेंबर बना उनकी घटना के अनुसार, और विद्यार्थी परिषद का चुनाव लड़ा और चुन के आया। ये सारे शहरों में उसके बूथ लगते थे, चुनाव होता था। तो हम लोग चुनाव लड़के नेता बने, अपने मन से अपने को राष्ट्रीय नेता नहीं माना हमने कभी। और अगर इस समाज को इकट्ठा रखना है तो हर कार्यकर्ता ने बीज की भूमिका निभाना चाहिए। बीज जो होता है ना, बीज जब जमीन में गड़ता है तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन उसके कारण फल फूल बढ़ते हैं ना, क्या सब कुछ होता है। तो हम बीज बनने के लिए तैयार होना चाहिए। हर कार्यकर्ता ने कहना चाहिए कि मैं बीज हूँ और मुझे एक दिन जमीन में जाके समाप्त होना है। मेरी कोई आइडेंटिटी, बीज की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उसके फल की होती है ना, उसके फूल की होती है, उससे जो फल फूल बढ़ते हैं ना, लेकिन वो बीज को कोई नहीं जानता। तो हर एक ने बीज की भूमिका अदा करना चाहिए। मैं ही फल बनूंगा, मैं ही फूल बनूंगा, मैं उसका तना बनूंगा, ये भाव नहीं रखना चाहिए, बीज की भूमिका रखना चाहिए। और जैसे दूसरी भाषा में कहा जाए तो रंगमंच होता है ना, रंगमंच में अमिताभ बच्चन नहीं, और वो जो स्टेज के जो कलाकार होते हैं ना, सदाशिव अमरापुरकर कह लीजिए और कोई बड़ा कलाकार लीजिए, अगर उसको प्रॉम्प्टर नहीं मिलता तो वो अच्छा कलाकार मंच पर अभिनय नहीं कर सकता। इसलिए कुछ कार्यकर्ताओं ने मंच के पीछे रह के प्रॉम्प्टर की भूमिका अदा करने की मानसिकता तैयार करना चाहिए। लेकिन हमारा हर कार्यकर्ता मंच में नाचने के लिए तैयार होता। प्रॉम्प्टर कोई बचा नहीं समाज में। जब प्रॉम्प्टर नहीं रहेंगे तो कोई अभिनेता भी ढंग का नहीं बन पाएगा। इसलिए कार्यकर्ताओं ने प्रॉम्प्टर की भूमिका, बीज की भूमिका में आना चाहिए, ताकि कुछ लोग आगे चले जाए। मैं PDM का कभी अध्यक्ष नहीं बना, मैंने संगठन का हालत हो, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लिखा। बड़े मुश्किल से 4-5 साल मैं अध्यक्ष रहा हूँ, जब वो एक कारणवश उसमें डिस्प्यूट आ गया था। नहीं तो मैं PDM चलाया, देश भर चलाता हूँ, लेकिन मैं उसका अध्यक्ष नहीं बना। यहाँ तो अपने घर में संगठन होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही घोषित कर लेता है। हमको सारे साथियों ने कहा, लेकिन हमने नहीं बने कभी। और जिस दिन हम लोग पॉलिटिक्स में आए, हमने PDM का अध्यक्ष पद वो भी छोड़ दिया, 4 साल के लिए होता, उसको भी त्यागा। क्योंकि PDM अपने ढंग से काम करेगी, मेरे पार्टी की लाइन पे काम नहीं करेगी, समाज के हित में काम करेगी, और जरूरत पड़ी तो मेरे पार्टी को भी समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य करेगी। लेकिन क्योंकि हम लोग समाज की एडवोकेसी करते हैं, हम लोग पार्टी की एडवोकेसी नहीं करते। हमने समाज का वकील पत्र लिया है, जहाँ पर भी है समाज का वकील पत्र लेके समाज की बात कहने के लिए वहाँ है। सर, भारत सरकार द्वारा जो अंबेडकर फाउंडेशन चलाया जा रहा है, उसमें एक अंबेडकर जनता की मांग है कि उसमें डॉक्टर का शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ अंबेडकर फाउंडेशन क्यों इस्तेमाल किया गया है? आपने सही सवाल पूछा कि अप्रैल 2092 में यह फाउंडेशन बना, तब नरसिंह राव जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे। इसका नाम उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन रखा। 2008 में एक फाउंडेशन बना, जगजीवन राम जी के नाम से वो फाउंडेशन बना, तो उसका नाम बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन रखा गया है। क्यों बाबू लगाया गया है?
कि जगजीवन राम हजारों होंगे, लाखों होंगे इस देश में, लेकिन बाबू जगजीवन राम एक उस शख्सियत की ओर हम लोग संकेत करते हैं कि जो इस देश का दलितों का और रविदासियों का नेता था। वैसे ही लेकिन बाबा साहब का ये बनाए फाउंडेशन तो बनाए, लेकिन उसका भी नाम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर नहीं रखे, डॉक्टर अंबेडकर रखा गया। मेरे पहले भी माननीय मुकुल जी वासनिक उस फाउंडेशन के चेयरमैन रहे, तक्षशिला जी उसकी मेंबर रही है, हमारे एसके पाटिल जो धंतोली में रहते हैं बड़े नेता है बैंकिंग के, वो भी उसके मेंबर रहे। लेकिन मैं जब उस फाउंडेशन में गया तो आपकी तरह मुझे भी वो बात बड़े दुखदायक लगी कि मैं मेरे बाबा साहब का नाम डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन कैसे बोलूं। उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर फाउंडेशन होना चाहिए, जनता की मांग की तरह। मेरी भी ये अपनी सोच है, अपनी भावना है। मैं इसका प्रस्ताव हमारे गवर्निंग बॉडी में रखने वाला हूं और गवर्निंग बॉडी से ये करूंगा कि इसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर फाउंडेशन ही हो, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन नहीं हो। इसका नामांतरण किया जाए, ऐसी मैं मेरे एग्जीक्यूटिव में मांग रखूंगा। अगर ये मांग नहीं मंजूर हुई तो आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर इसका डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ऐसा नामकरण नहीं हुआ तो मैं इस फाउंडेशन से आप चाहेंगी तो रिजाइन दूंगा। आप जिस दिन मांगे मेरा रिजाइन तैयार है, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं गया उस फाउंडेशन में, क्योंकि मेरे घर पे मैं अभी तक कोई तख्ती नहीं लगाया। लोग छोटा सा वार्ड का कुछ बन जाते हैं ना तो अपने घरों पे तख्ती लगाते हैं। मैं पार्टी का राष्ट्रीय नेता हूं, मैं फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, चेयरमैन के साथ मंत्री के साथ बैठता हूं बैठकों में, लेकिन मेरे घर को कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि मैं अपने लिए जीता ही नहीं। धन्यवाद सर विजयिता से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे अशोक मेंढे जी को, जो राष्ट्रीय नेता है भाजपा के, तो वही अंबेडकर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष भी है। उन्होंने नरखेड़ में जो घटना हुई उनके बारे में प्रकाश डाला है इस संदर्भ में। तो वही जो विषय फिलहाल देश में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार के ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। कैमरा पर्सन लोकेश मोहिते के साथ अमित वांद्रे, वी24 तास, नागपुर।